जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट जूनियर फरवरी 2015 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आए हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन, विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा ऑप्शन, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तीसरा ऑप्शन, विकास अधिगम का समानार्थक है। चौथा ऑप्शन, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। पहला ऑप्शन, कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा ऑप्शन, कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। तीसरा ऑप्शन, कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापका करेगी। पहला ऑप्शन, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। तीसरा ऑप्शन, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए एक पहल करने में प्रोत्साहित हो। चौथा ऑप्शन, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। पहला ऑप्शन, संगीतमय। दूसरा ऑप्शन, आध्यात्मिक। तीसरा ऑप्शन, भाषा विषयक। चौथा ऑप्शन, अंतःवैयक्तिक। इसका सही आंसर होगा अंतःवैयक्तिक। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत दिए, जिसमें भाषा बोध क्षमता के लिए उन्होंने भाषाई बुद्धि का सिद्धांत दिया तथा तर्क करने की क्षमता और अंकों का बोध क्षमता के लिए उन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि का सिद्धांत दिया। शारीरिक गति पर नियंत्रण, प्रवीणता की क्षमता, इसके लिए शरीर गतिकी बुद्धि का सिद्धांत भी दिया। स्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति के लिए उन्होंने स्थानिक बुद्धि का सिद्धांत भी दिया। आत्मबोध की क्षमता के लिए उन्होंने वैयक्तिक आत्म बुद्धि का सिद्धांत दिया। दूसरों के व्यवहार को समझने के लिए उन्होंने वैयक्तिक पर बुद्धि सिद्धांत भी दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, अंतःवैयक्तिक। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। पहला ऑप्शन, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तीसरा ऑप्शन, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। चौथा ऑप्शन, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। इसका सही आंसर होगा भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता यह है कि उनकी भाषा और चिंतन के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो इसका सही आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। पहला ऑप्शन, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। तीसरा ऑप्शन, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। इसका सही आंसर होगा थर्ड, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है। लड़कियों में कला विषयों के लिए अंदर से ही एक जागरूकता होती है। तो इसका सही आंसर थर्ड ही है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी। पहला ऑप्शन, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक समान मानकों को उल्लिखित करना। दूसरा ऑप्शन, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। मतलब रिजल्ट पर ध्यान ना देना बल्कि बच्चे की व्यक्तिगत रूप से उसकी लर्निंग जो हो रही है उसकी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है वस्तु रूप से पुरस्कार प्रस्तुत करना। पुरस्कार प्रस्तुत करने से आंतरिक रूप से प्रेरित थोड़ी ना हो जाएगा।
चौथा ऑप्शन, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देते हैं। ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि। पहला ऑप्शन, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं को पर विचार करने की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। चौथा ऑप्शन, कुछ बच्चे निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। इसमें चौथे ऑप्शन को पढ़ के देखिए, बच्चे कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये इलॉजिकल को आंसर दिखा रहा है। तीसरा ऑप्शन में लिखा है, चाहे व्यवस्था कितना भी अधिक प्रयास कर ले बच्चे अनुत्तीर्ण होना ही है, बच्चों का अनुत्तीर्ण होना ही, ये भी आंसर कुछ गलत लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं में विचार करने की आवश्यकता है। यदि बच्चा कोई फेल हुआ है तो इसमें पूरा पाठ्यक्रम, पूरी शिक्षण पद्धति एवं आकलन की प्रक्रियाएं, इन पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ना कि बच्चे कमियों के साथ पैदा होते हैं, ना कि व्यवस्था कितना भी प्रयास कर ले बच्चों का अनुत्तीर्ण ही होना है। इसका सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। दूसरा ऑप्शन, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। चौथा ऑप्शन, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसका सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। दूसरा ऑप्शन, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तीसरा ऑप्शन, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। चौथा ऑप्शन, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। पहला ऑप्शन, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, सही ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर हम बच्चों को उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो उनके अंदर समाधानकर्ता, बेहतर समस्या समाधानकर्ता कैसे बन जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। अगर हम सही समाधान उपलब्ध करा देंगे तो बच्चा क्या समस्या समाधानकर्ता बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। चौथा ऑप्शन है, पुरस्कार देंगे। अगर हम सिर्फ पुरस्कार ही देते रहेंगे तो बेहतर समस्या समाधानकर्ता बन जाएगा, यह भी लॉजिकल आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। पहला ऑप्शन, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा ऑप्शन, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। तीसरा ऑप्शन, अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। चौथा ऑप्शन, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। इसका सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। पहला ऑप्शन, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा ऑप्शन, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। तीसरा ऑप्शन, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। चौथा ऑप्शन, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है।
पहला ऑप्शन, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। तीसरा ऑप्शन, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और परिवेश यानी कि पर्यावरण, ये दोनों क्या करते हैं, विकास को आगे बढ़ाते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और दोनों एक दूसरे से गुथे हुए भी हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। दूसरा ऑप्शन, घुलने मिलने समायोजन की। तीसरा ऑप्शन, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। किसी की समाज की आलोचना करने से समाजीकरण एक प्रक्रिया है, नहीं है। मित्रों के सामाजिक बनने से समाजीकरण होता है, नहीं। समाजीकरण क्या होता है, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित, समाज में जो मूल्य हैं, उनके विश्वास हैं एवं जो समाज हमसे अपेक्षाएं करता है उनको अर्जित करना ही समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद कर रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पहला, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। दूसरा ऑप्शन, व्यक्तिगत कल्पित कथा। तीसरा ऑप्शन, विचार की अनुत्क्रमणिता जिसको पलटना सके भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। इसका सही आंसर होगा विचार की अनुत्क्रमणिता या रिवर्सिबिलिटी, अनरिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पहला ऑप्शन, सही प्रकार से ध्यान लगाकर, जानकारी को अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा सीख लेंगे, नहीं। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। अच्छा, अगर कोई अमीर आदमी हमें सहायता दे देगा तो हम ज़्यादा सीख लेंगे, ये भी गलत। अनुकूलन की प्रक्रियाएं, यही ऑप्शन सही होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर चलते हैं तो अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, नहीं। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर हो सकता है। बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, यह भी नहीं होगा। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में सम्मिलित हो। पहला ऑप्शन, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। दूसरा ऑप्शन, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पृथक करना, पूर्ण करना। तीसरा ऑप्शन, आकलन उपकरण के मानकीकरण। चौथा ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। पहला ऑप्शन, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा एवं अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाए। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक हों, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। इसका सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों के विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर ध्यान करने की आवश्यकता है और सुविधाओं को उनकी पहुंच होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आवश्यकता प्राप्त विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी होती है। चौथा ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन, यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। दूसरा ऑप्शन, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। तीसरा ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। चौथा ऑप्शन, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। पहला ऑप्शन, अन्य बच्चों को वंचित वर्गों से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालयों के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। तीसरा ऑप्शन, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। चौथा ऑप्शन, वंचित वर्गों से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। इसमें क्या होता है, यदि टीचर अपने संप्रेषण में बच्चों के साथ जो संप्रेषण करता है, जिस भाषा का प्रयोग करता है, उसमें अगर कहीं भी लिंग रूढ़िबद्धता दिखाई पड़ रही है, पक्षपात हो रहा है, तो वो उनको नोटिस करेगी और आगे से उनको उन गलतियों को नहीं करेगी, जिससे कक्षा में लिंग रूढ़िबद्धता ना फैले और किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। इसका सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है तो उसमें विभेदीकरण कहाँ से हो गया? इसका सही आंसर ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाकर। हाँ, अगर दलित बच्चों को अलग बैठाएंगे तो विभेदीकरण हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अगर लड़कियों को गणित और विज्ञान विषय नहीं दिलाएंगे तो भी विभेदीकरण हो रहा है। चौथा ऑप्शन है, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं। अगर न्यूनतम स्तर से जो बच्चे आ रहे हैं, जो गरीब हैं, अगर हम उनसे कम अपेक्षाएं रखेंगे तो ये भी विभेदीकरण है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा पहला, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? पहला ऑप्शन, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। दूसरा ऑप्शन, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। तीसरा ऑप्शन, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। चौथा ऑप्शन, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जानने में कठिनाई। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं और संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? पहला ऑप्शन है, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन, जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। चौथा ऑप्शन, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी के योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। अगर हम विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित करेंगे तो ये सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एक प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। पहला, अध्यापिका की मनोदशा। दूसरा ऑप्शन, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। तीसरा ऑप्शन, बच्चे के निष्पादन का स्तर। चौथा ऑप्शन, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे के निष्पादन का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनकी चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। दूसरा ऑप्शन, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। तीसरा ऑप्शन, लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। तो इसका सही आंसर होगा, विद्यार्थियों की गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती हैं, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? पहला ऑप्शन, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही। दूसरा ऑप्शन, एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने माता पिता से अर्जित किया है। तीसरा ऑप्शन, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। चौथा ऑप्शन, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर की कमी के कारण। यदि आर्थिक स्तर की कमी होगी और माता पिता की असफलता आई है, ये सही इससे सहमत नहीं हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे यदि कोई बच्चा फेल होता है तो इसमें पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरी शिक्षण पद्धति जिम्मेदार होती है। उसमें उसका पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, संप्रेषण, जो भी भाषा यूज की जा रही है और कक्षा में हो रही लिंग रूढ़िबद्धताएँ, सारी प्रकार की सामाजिक रूढ़िबद्धताएँ शामिल होती हैं। ये ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन बता रहा कि वंशानुक्रम घटकों को, जो उसकी हेरिडिटी है, ये भी सहमत वाला आंसर नहीं है। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार को भी नहीं ला सकते बीच में। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। ओके दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।